स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का 8वां अध्याय जल संसाधन। यह आपके भूगोल के अंतर्गत आता है। हम भूगोल का अध्याय जल संसाधन इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं ताकि आप इसे पढ़ पाएँ, क्योंकि ये समझने में काफ़ी आसान है और इसमें से कम 2 प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले हम अध्याय को समझेंगे, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। परिचय। जल संसाधन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जल का संसाधन मतलब जल कहाँ पे उपयोग में आएगा। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। जल क्या है? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक देन है जो कि पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल तथा 29% स्थल है। हमें पता है कि 3/4 भाग में जल स्थित है पृथ्वी पर। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में है और शेष 3% जल उपयोगी है, जिसमें से 97% क्या है? महासागरों में है। अब हमें पता है महासागर और सागरों का जल कैसा होता है? खारा होता है, नमक होता है, वह अपने पीने योग्य नहीं होता। तो पीने योग्य जल कितना है? 3%। इस जल का भी 69% जल कैसा है? हिम रूप में है, जो कि जमा हुआ है, और 30% भूमिगत रहता है। और शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से विभाजन किया गया है जल का। भारत में कुल उपयोग जल उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। इस मानव उपयोग जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा सन 2025 में ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा विश्व उष्णता से जल संसाधनों में पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक हो गया है। हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जल कैसे कैसे विभाजित है हमारी पृथ्वी पर, और उसमें से हमारे भारत में कितना जल है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें से केवल जल उपयोगी कितना है मानव के लिए? 1123। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और उष्णता बढ़ रही है, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, उससे क्या हो गया? धीरे धीरे जो पानी की मांग है वह बढ़ती जा रही है, जो कि 2000 में कितनी थी? 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी। 2025 में कितनी हो जाएगी? 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर। जल प्रबंधन। जल का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं वह देखते हैं। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ ही चला जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु, मानसून की अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वर्षा का अधिकांश जल किस में चला जाता है? नदियों में चला जाता है और व्यर्थ समुद्र में बह जाता है। इस व्यर्थ जल का सदुपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए हमें सूखे और अकाल से निपटने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है कि हम जल का उचित उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई, जिससे बाढ़, सूखे की समस्या से बचाव होने लगा। वहीं बिजली, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन व पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग मिला। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। हमने क्या देखा इसमें कि उचित जो व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई वे किसके माध्यम से की गई थी? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। और किसने स्टार्ट की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसको कहा था? जल परियोजनाओं को।
भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्य तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। कैसे कैसे करते हैं वे हम देखते हैं। पहला, केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं? भाखड़ा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि। और राज्य सरकार के माध्यम से चंबल परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक अनुबंध है। इसी प्रकार नागार्जुन सागर परियोजना, जो आंध्र प्रदेश की है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में अनुबंध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में अनुबंध है। इसी प्रकार मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल, माही परियोजना गुजरात और राजस्थान के बीच में अनुबंध है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश, मत्स्यकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा जैसी विभिन्न परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसमें हम ये जो चित्र देख रहे हैं, जिसमें भूमिगत हिम नदियों के रूप में कितना प्रतिशत है उसका शुद्ध जल का एक डायग्राम बनाया गया है। इसी प्रकार दूसरा है पृथ्वी पर जल, जो कि 3% शुद्ध जल है। बाकी महासागरीय खारा जल 97% का चित्र बनाया गया है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो विभिन्न परियोजना में काम में लिया जाता है। जैसा कि कोई एक परियोजना है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में, जैसे कि कोई भी डैम बनाया, उस डैम का किस प्रकार उपयोग में किया जाएगा। जैसे कि वाटर रिटेंशन कैनल्स, उसमें कैनल्स निकल जाती हैं जिससे कि खेती के लिए यूज़ में आता है, पानी पीने के लिए जाता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए बिजली बनाई जाती है। तो ये कैसा हो गया? मल्टीपर्पज़, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट हो गया। तो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट की फ़ोटो दिए हुए हैं और कौन कौन से उसका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, मयूराक्षी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली, सरदार सरोवर, वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल और परियर वागई प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश में सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना थी। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित थी। कौन सी है? स्थापित है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो आरंभ कब हुई थी? 1948 में, और पूर्ण कब हुई? 1963 में, जो कि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी हमारे देश के लिए, जो कहाँ पर है? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसमें से जल किस किस को उपलब्ध किया जाता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसका उद्देश्य है सतलज नदी तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के आंबला जिले में बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध, जो कि 518.16 मीटर लंबा और 167 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में से सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध, नांगल नहीं, भाखड़ा बांध, जो कि क्या है? सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध। दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर है, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सिरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दाव नहर, नरवाना नहरें निकाली गई हैं तथा नांगल विद्युत गृह और कोटला तथा गंगवाल में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। जो आप अभी चित्र देख रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना में से कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है कि देखकर आपको दिल में हिलोरे उठते हैं। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत की नवीनतम मंदिर है। यह भारत की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ये जो लाइनें हैं किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ये पूरा भाखड़ा नांगल परियोजना का एक सचित्र वर्णन है। जैसा कि भाखड़ा जलाशय हमें दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ से पानी नीचे आता है, यहाँ पे नांगल है, नांगल जलाशय है, यहाँ विद्युत उत्पादन का पहला केंद्र, विद्युत उत्पादन का दूसरा केंद्र,
और विद्युत उत्पादन का तीसरा केंद्र सतलज नदी बनाया गया है। ये पूरा आपको चित्र दिख रहा है किस प्रकार विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण योजना जो कि पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि पश्चिम बंगाल और किसके बीच में है, झारखंड के बीच में। इस पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया था। इसको पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को क्या कहते हैं, शोक नदी, क्योंकि इसमें बाढ़ आती है हर साल, इसे शोक नदी कहते हैं। इस पर दामोदर घाटी परियोजना स्टार्ट कब की गई थी, 1948 में। यह नदी पश्चिम बंगाल मार्ग परिवर्तन, अपर्दन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात है। मतलब कि कुख्यात का मतलब क्या होता है, एक तो ख्यात मतलब अच्छी दिशा में नाम कमाना, एक बुरी दिशा में नाम कमाना क्या कहलाता है, कुख्यात। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो, कोनार इसकी सहायक नदी है। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ व अपर्दन से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका के टेनेसी टीवीसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप में इसके अनुसार भारत में दामोदर घाटी डीवीएस निगम की स्थापना की है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल व झारखंड की नदी घाटी के आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस योजना में बाराकर नदी में मेथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार तो दामोदर नदी पर अधर बांध, भरमा बांध व बाल पहाड़ी पर 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है तथा 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। यह पूरा उसका चित्र है, देख सकते हैं हम। आगे है हीराकुंड परियोजना। प्रायद्वीपीय मतलब कि पेनिनसुलर भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई है। उड़ीसा राज्य की शोक नदी कौन सी है, महानदी, क्योंकि वहाँ पर रोज इससे हमेशा हर सीजन में बाढ़ आती है। तो इसके ऊपर कौन सी परियोजना स्टार्ट की भारत सरकार ने, हीराकुंड परियोजना। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। शेष समय में सूखे तथा अकाल स्थिति उत्पन्न होती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड बांध बनाया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4,801 किलोमीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है, मतलब कि इकट्ठा होता है। इसके अलावा तिकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें प्रथम चरण कौन सा है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी और बौरनगढ़ नहर तथा बाईं ओर शेषन व संबलपुर नहर प्रणाली का विकास किया गया है तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। हीराकुंड परियोजना कौन से राज्य की परियोजना है, छत्तीसगढ़ राज्य की और उड़ीसा राज्य की। इसमें से सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है, उड़ीसा राज्य को मिलता है, जो कि विश्व की सबसे लंबा बांध इस पर बनाया गया है, जो कितनी इसकी लंबाई है, 4,801 किलोमीटर। राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। अब हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी जलीय परियोजनाएं हैं। पहली है चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की
संयुक्त परियोजना चंबल नदी पर 1953 में आरंभ हुई थी। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि के बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध पहला बांध है इस परियोजना में, तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। और द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पहली हमने क्या पढ़ी? चंबल घाटी परियोजना किस किस के बीच में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। कब स्टार्ट की गई थी? 1953 में। किससे बचाव के लिए? जो आपदाएं आती हैं, भूमि अपरदन होता है, उससे बचने के लिए। इसमें 3 चरणों में कार्य किया गया। पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। और तीसरे चरण में बूंदी जिले की सीमा पर कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत गृह की स्थापना की गई। और कोटा बैराज से राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। अगला है राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरिके बैराज इस नहर को निकाला गया। यह नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब और 14 किलोमीटर हरियाणा तथा शेष राजस्थान में है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बों तथा 3461 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया था, क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तक तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ तक के अंतिम बिंदु तक का भाग है, जो क्रमशः 204 तथा 445 किलोमीटर है। इस नहर द्वारा थार के मरुस्थल को संचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गईं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों और शहरों में पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों को कुल जनसंख्या कितनी है? लिफ्ट नहर की कुल संख्या कितनी है? 7। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को संचित किया गया है और किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडारा रोड तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी परियोजना क्या पढ़ी हमने? राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि आरंभ कहाँ से होती है? हरिके बैराज से, जो कहाँ पर है? सतलज और रावी के संगम पर। ये एशिया ही नहीं, ये भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से पंजाब में 169, हरियाणा में 14, बाकी शेष कहाँ पे है? राजस्थान में। ये इसी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। जो ये वाली फ़ोटो है, ये हमारी जो हमने अभी पढ़ी थी चंबल घाटी परियोजना, उसकी है। फिर आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का फ़ोटो है। ये एक नहर दिख रही है आपको, इंदिरा गांधी कैनाल। आगे है माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 के आरंभ में आरंभ हुई थी।
यह परियोजना इस नदी के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया और गुजरात में गुजरात सागर की सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। इसे माही बजाज सागर बांध का एक मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं। माही बजाज सागर बांध में महत्वपूर्ण बिंदु हमने क्या क्या देखे। किसकी की संयुक्त व्यवस्था है? राजस्थान और गुजरात की। आरंभ 1971 में हुई थी। नदी प्रवाह मार्ग डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रों को विकास हेतु सिंचाई हेतु। इसमें कौन सा बांध बनाया गया? माही बजाज सागर बांध बनाया गया। कहाँ पर? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। यह आपको याद रखना है। आगे है बिसलपुर परियोजना 1997-98। यह बहुउद्देशीय जलीय परियोजना सिंचाई पेयजल की है। इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंग कस्बे में बिसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारों में 2 नहरें निकाली गई हैं। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को जयपुर तथा अजमेर, केकड़ी, सारवगढ़, ब्यावर के आने वाले रास्ते में गांवों को पेयजल आपूर्ति और टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध किया जाता है। बिसलपुर परियोजना जो कि कहाँ पर है? टोंक के टोडा रायसिंग कस्बे में बिसलपुर स्थान पर है। बिसलपुर बांध के द्वारा इससे जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था आरंभ की गई है। कब की गई थी? 1997-98 में। राजस्थान की अन्य परियोजना, पहली जाखम परियोजना। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को विकास हेतु सिंचाई व्यवस्था। और अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया था, जिसमें 13 किलोमीटर दूर नागरीय गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया है। जाखम नदी पर कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ व उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु। आगे है सोम अंबा कमला परियोजना। सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अंबा गांव के बांध का निर्माण किया गया। कहाँ पर? जिससे कि क्या हुआ? डूंगरपुर जिले के आशापुर, उदयपुर की सुलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध की गई। सोम नदी पर कहाँ पर बनाया गया? बांगड़ क्षेत्र में विकास हेतु कमला अंबा गांव में। अगला है मेजा बांध। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठरी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। बांध से मत्स्य पालन और नहर प्रणाली का विकास किया गया है। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में कोठारी नदी पर है। आगे है सिद्धमुख परियोजना। रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ के नौहर, भादरा तथा चूरू जिले के तारानगर व राजगढ़ तहसील के 33 हेक्टेयर भूमि को संचित करने वाली ये परियोजना है। सिद्धमुख परियोजना कहाँ पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में और चूरू जिले में। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को उपयोग करने के लिए बनाई गई है सिद्धमुख परियोजना। अगला है नर्मदा परियोजना। सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर और जालों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसका नाम क्या है? नर्मदा परियोजना। अगली है जवाई बांध परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई पर एरिनपुरा पाली में बांध बनाया गया है, जिसका नाम है जवाई बांध। इसमें 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर को सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। आगे अगला है पांचना बांध। करौली जिले के गुंडला गांव के समीप 5 नदियां बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैसावट व अटा के संगम पर मिट्टी का बांध है, जिसे टोडा भीम, हिंडौन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। उपयुक्त परियोजना के अलावा लगभग
40 लघु अन्य परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। अगला है जल संरक्षण। किसी स्थान पर वर्षा का उचित जल प्रबंधन कर संग्रह करना उस स्थान का जल संरक्षण कहलाता है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल के बांधों, तालाबों और झीलों अथवा छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग किया जा सके। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत माना गया है, जिसके प्रति संवेदनशील के कारण देश के शासकों, सेठ साहूकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने गांवों और नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब, झील का निर्माण किया है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई से कुंड, कूप और नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दक्षिणी भारत के चालुक्य शासकों द्वारा एनीकट तथा बांधों का निर्माण कराया गया। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी और सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। इसी कारण स्थानीय राजाओं ने, साहूकारों ने बावड़ी तथा झालरा, नाड़ी, कुई, जोहड़ों का निर्माण करवाया था, जो कि स्थानीय जनता के पेयजल के स्रोत रहते थे। साथ ही छोटे बड़े बांध, खडीन, एनीकट पेयजल की साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोग में आते हैं। जल संरक्षण क्या होता है? वर्षा के जल को उचित जल प्रबंध कर संग्रह करना, मतलब कि इकट्ठा करना। वर्षा के जल को क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। क्यों करवाते हैं? मानसून के अतिरिक्त, जब गर्मी, सर्दी, बरसात, मतलब मानसून के अतिरिक्त मतलब कि बरसात के अतिरिक्त जो भी मानसून आते हैं, जो भी मौसम होते हैं, उनमें जल की कमी ना हो, इसलिए मानसून वाले जल को इकट्ठा करना, बारिश वाले जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। और ये हमारी परंपरागत व्यवस्था रही है। प्राचीन काल से भी हमें साक्ष्य मिले हैं, सिंधु घाटी परियोजना से भी हमें साक्ष्य मिले हैं जल संरक्षण के। राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के रूप कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला, बावड़ी। चतुष्कोणीय, गोल, वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंट तथा कलात्मक पत्थरों का उपयोग किया गया है। इनके आगे आंगनुमा भाग होता है। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब, स्तंभ और झरोखे होते हैं। इन झरोकों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। और राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक होता है। बावड़ियां राज्य के सभी जिलों में मिलती है। बूंदी नहर में बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। बूंदी शहर को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा में भांडरोज बावड़ी, चित्तौड़ की विनीता की बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। अगला है तालाब। तालाब में वर्षा जल को एकत्र किया जाता है, जो पशुधन, मानव के पेयजल का स्रोत होता है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी होती है। इस कारण इसका संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब, जो कि तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, और पाली में हेमाबाद तालाब, सिरेरी तथा मेजा तालाब भीलवाड़ा में, बानकिया तथा सोनापानी तालाब चित्तौड़ जिले में, गढ़सर व गजरूप सागर जो जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहे हैं। तालाब क्या है? वर्षा के जल को एकत्र करने का साधन है, ताकि उससे पेयजल और पशुधन व मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति होती रहे। अधिकांश तालाब कहाँ पे होते हैं? ढालू भाग में होते हैं। और इन तालाबों का निर्माण धार्मिक और सामाजिक रूप से अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका संरक्षण आसानी से हो जाता है। झीलें राज्यों में बहते हुए पानी या जल का संरक्षण करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित स्रोत है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासक, साहूकार, बंजारों द्वारा किया गया है। यह पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता है। यह झीलें
जहाँ स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही हैं, वहीं अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी भी रही हैं। इन झीलों में अजमेर का आना सागर, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, चूरू की ताल छापर, जालौर का बांकड़ी बांध, टोंक का टोडी सागर, पाली का सरदार समंद व बूंदी का नवलखा झील तथा राजसमंद की नौ चौकी झील प्रसिद्ध है। झीलें क्या होती हैं? बहते हुए जल का संरक्षण करना क्या कहलाता है? झील कहलाता है। झीलों का निर्माण स्थानीय शासक, साहूकार और बंजारे द्वारा किया गया है। कौन कौन सी कहाँ पर है ये हमें ध्यान रखना है। अजमेर में आना सागर, उदयपुर में पिछोला फतेह सागर, चूरू में ताल छापर, जालौर में बांकड़ी बांध, टोंक में टोडी सागर, पाली में सरदार समंद, बूंदी में नवलखा प्रसिद्ध है और राजसमंद की नौ चौकी झील फोटो में दी गई है। राजसमंद झील की नौ चौकी झील। आगे है नाड़ी। सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है नाड़ी, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। नाड़ी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्र किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है। इसमें छोटे आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा के जल को इकट्ठा करने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल तक इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रति वर्ष निकाला जाता है और नाड़ियों को गहरा किया जाता है। प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का स्रोत रही है। टांका। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत प्रत्येक घर तथा खेत में 4 से 5 मीटर गहरा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाली वर्षा जल का संग्रह कर दिया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप किया जाता है, जो जल रिसाव व तली के कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जाता है। अगला है जोहड़। शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रह का साधन है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा और गोलाकार तथा खुला होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा के जल को इसमें आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। और जोहड़ पशुओं के और मानव के जल प्रबंधन या फिर पेयजल का स्रोत होते हैं। जोहड़ कहाँ पर है? शेखावाटी और हरियाणा के क्षेत्रों में। बेरी या छोटी कुई, ये पश्चिमी राजस्थान में तालाब या खड़ीन में आगोर भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा खोद कर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है और इसकी दीवारें पत्थरों से बांधा जाता है, जिससे कि भूमिगत जल रिस कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बैरी भी कहते हैं। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती हैं। अगला है खड़ीन। खड़ीन वस्तुत जैसलमेर जिले के मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी। जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक जो कि कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों में कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोक दिया जाता था तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार की एक भाग से निकाल दिया जाता था, जिससे इसे लगती हुई दूसरी खड़ीन में जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती थी। इससे रबी तथा खरीफ दोनों की फसलें आसानी से पैदा होती हैं। साथ ही इसके किनारों तथा आगारों पर बनी बेरियों से ग्रीष्मकालीन पेयजल मिलता रहता है। वस्तुत राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल
व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इसी कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेजकर अधिकतम उपयोग में मानसिकता से विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया है। धार्मिक आस्था से जुड़े होने के स्वतः ही संरक्षित होते हैं, जिसके कारण यह स्रोत लंबे समय तक स्थानीय व जीव जंतुओं के प्राकृतिक, वनस्पति व मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते रहते हैं। जल स्वावलंबन वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर तथा स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी के गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और गंभीर हो गया है। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने के मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना। सामान्य जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढानी, गांव, कस्बे की नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़ व बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। यह जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय जल स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते थे। जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्था तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था, परंतु इन स्रोतों के वर्तमान में उपयोगिता कम होने के कारण तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में जर्जर स्थिति हो रहे हैं। वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल का उपयोग व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंधन करना है। इसमें इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उसका सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल को भूमि व भूजल का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। जल स्वावलंबन क्या है? जल का उचित प्रबंधन। जितना भी परंपरागत स्रोत हैं और परंपरागत रूप से हम जो पानी को इकट्ठा करते हैं उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए संजोए रखें। इसके लिए राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। इसी में है राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम। देखते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इन योजनाओं में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोत जैसे कुएं, तालाब, नाड़ी तथा लुप्त हो गए जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर नाड़ियों, तालाबों और कुओं में की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य तथा इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष होगी, जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21,000 गांवों को लाभान्वित किया जाना है। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन, धार्मिक ट्रस्ट, प्रवासी, ग्रामीण, भारतीय व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल संग्रहण क्षेत्रों के उपचार, जिसमें डीप, कंटिन्यूअस, कंटूर ट्रेंचेस, स्ट्रिगर्ड, फार्म, पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन गली पीट, खड़ीन, जोहड़, टांका निर्माण करना है। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी के चेक डैम एवं जल संग्रहण ढांचा, नाला स्थिरीकरण के कार्य करना है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य एवं जल स्रोतों के नाले से जोड़ना, चारागाह विकास, वृक्षारोपण कार्य,
कृत्रिम भूजल पुनर्निर्माण संरचना के जल भरण का कार्य एवं फसल व औद्योगिकी में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्रामीणों में इन जल स्रोतों के संरक्षण की प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से इनके महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों तथा मेलों और रैलियों के माध्यम से किया जाएगा। हम देख सकते हैं ये पोस्टर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का। फिर ये स्टेगरा ट्रेंच, तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक, एनीकट टाँका और मिट्टी के बांध जो बनाए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। जो अभ्यास प्रश्न है ये 6 से चालू हैं। जो ऊपर के 5 हैं वह इसमें नहीं दिए गए हैं, जबकि ऊपर के 5 प्रश्न जो अवसद वाले प्रश्न थे उनमें से एक का आंसर आपको छांटना था। हम अति लघुनात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? जल प्रबंधन से तात्पर्य है किसी विशेष उपयोग के लिए उचित मात्रा में उचित समय पर उचित गुणवत्ता वाले जल की उपलब्धता, जिससे कि अलवणीय जल की उपलब्धता में सुधार हो। प्रश्न नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि 649 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। अगला है, बैराज से क्या तात्पर्य है? नदी के प्रवाह मार्ग में दिशा परिवर्तन करते हुए नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए बनाया गया तटबंध बांध बैराज है, जिसे हरी के बैराज और कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान में जल संरक्षण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गडीसर तथा गाज रूपसागर किस जिले में प्रसिद्ध रहे हैं? गडीसर व गाज रूपसागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई जा रही हैं? राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई के लिए जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। प्रश्न 13 है, मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? 5 नदियों के संगम पर निर्मित करौली में स्थित पांचना बांध है। अगला है, लघुनात्मक प्रश्न, भारत में कौन सी परियोजना का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। केंद्र द्वारा संचालित भाखड़ा नांगल, रिहिंद, दामोदर हीराकुंड, कोसी टिहरी आदि परियोजना है। राज्यों द्वारा संचालित चंबल, नागार्जुन, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, मयूराक्षी, फरुक्का, माही, गंडक आदि परियोजनाएं हैं। प्रश्न नंबर 15 है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान में भूमिगत जल के गिरते स्तर व स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, बांधों में मिट्टी की गाद, वर्षा की कमी तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण गंभीर जल संकट उपलब्ध हो गया है। स्थानीय स्तर पर जल के समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण हेतु जल स्वावलंबन की आवश्यकता महसूस की जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, बावड़ी क्या है? प्रकाश डालिए। बावड़ियाँ जल जन संग्रहण तथा जल संरक्षण हेतु निर्मित की जाती हैं। ये चतुष्कोणीय, गोल या फिर वर्तुल आकार में बनाई जाती हैं। इसमें प्रवेश मार्ग से माध्य की ओर ईंटें तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इनके आगे आंगननुमा भाग होता है। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं, जिन पर कलात्मक मेहराब व स्तंभ पर झरोके होते हैं। इन झरोकों में स्थानीय जल देवताओं की मूर्ति होती है। प्रश्न नंबर 17 है, खड़ीन क्या है? प्रकाश डालिए। खड़ीन जैसलमेर जिले के मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन हेतु अपनाई गई तकनीक है।
इसे कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। पहाड़ी भागों में वर्षा जल जो वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू के भागों पर कच्ची अथवा पक्की दीवार बनाकर रोका जाता था। अतिरिक्त जल को दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता था ताकि दूसरे खड़ीन भूमि को मिल सके। इससे भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती थी। फलतः रबी व खरीफ की फसलें आसानी से पैदा हो जाती थी। प्रश्न नंबर 18 है, भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना देश की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित की गई है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य है सतलुज तथा यमुना नदी के मध्य भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति व आर्थिक विकास करना है। इसमें 2 बांध भाखड़ा बांध और नांगल बांध हैं, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया। राजस्थान में हमेशा ही वर्षा की कमी रही है और सूखे की आशंका बनी रहती है। इसी कारण से यहाँ जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता रही है। प्राचीन समय से ही भारत में जल संरक्षण की एक सद्भावना के रूप में प्रेषित किया गया है। स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, कुएं, जोहड़ का निर्माण करवाया गया है, जो कि जनता के पेयजल स्रोत रहे हैं। छोटे बड़े बांध, खड़ीन तथा पेयजल आपूर्ति के साथ साथ सिंचाई के लिए भी लाभकारी रहे हैं। प्रश्न नंबर 20 है, बिसलपुर परियोजना पर प्रकाश डालिए। बिसलपुर परियोजना टोंक जिले के टोड़ा रायसिंह कस्बे के निकट बिसलपुर स्थान पर है, जो कि बनास नदी पर 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा है। यह बांध के क्रमशः बाएं तथा दाएं किनारे पर 2 नहरें निकाली गई हैं। इससे सवाई माधोपुर जिले की सिंचाई व जयपुर शहर तथा आमेर में केकड़ी, साखड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति व टोंक के 256 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। निबंधात्मक प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में जल संरक्षण के विविध रूपों के बारे में वर्णन कीजिए। भारतीय संस्कृति में जल की अमृत माना गया है। राजस्थान में पानी संकट हमेशा एक सोचनीय विषय जल संसाधन रहा है। साथ ही यह जल संरक्षण के प्रति चेतना जागृत रही है। इसके लिए अनेक रूपों से अपनाया गया, जिसमें कि निम्नलिखित मुख्य हैं: बावड़ी, तालाब, झीलें, नाड़ी, टांका, जोहड़, बेरी या छोटी कुई या खड़ीन। बावड़ी यह चतुष्कोणीय, गोल या वर्तुल आकार के निर्मित जल स्रोत है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण उपयोग में व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। यह राज्यों के सभी जिलों से मिलती है। बूंदी शहर में बावड़ियों की अधिकता के कारण स्टीप वॉल्स ऑफ सिटी कहा जाता है। तालाब में वर्षा जल को एकत्र किया जाता है, जो कि पशुधन तथा मानव के लिए पेयजल का स्रोत रहा है। इसका विकास ढालू बाग में समीप किया जाता है। इसके निर्माण में धार्मिक व सामाजिक भावना जुड़ी रहती है, जिसकी संरक्षण व सुरक्षा में सहायक रहता है। झीलें राजस्थान में बहते हुए जल को संरक्षण करने हेतु सर्वाधिक प्रचलित स्रोत है। पेयजल व सिंचाई के लिए साधनों के रूप में प्रचलित रही है। ये झीलें से नहरों में निकालकर निकट क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। यह सामाजिक आर्थिक रूप से सहायक रही है तथा अकाल व सूखे में वरदान साबित होती है। ये नाड़ी, यह तालाब का छोटे रूप में उपयोग होता है। इसमें रेतीले मैदानी भाग में वर्षा जल का एकत्र किया जाता है, जिससे कि तुलनात्मक रूप से वर्षा जल आपातकाल के लिए इकट्ठा किया जाता है। लोगों, पशुओं व वन्य जीवों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। टांका जल संरक्षण तथा जल संग्रहण का मुख्य स्रोत है, जो कि प्रत्येक घर व खेतों व भूमि पर 5 से 6 मीटर का गहरा गड्ढा खोद कर बनाया जाता है। इससे घर की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का भी संग्रहण किया जाता है। जोहड़, ये बहते हुए जल को वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। बैरी या छोटी कुई, ये विशिष्ट पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन की और आगोर में भूमि पर 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फुट होता है। इसका प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। खड़ीन,
यह जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इससे भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण, मिट्टी से नई मिट्टी बनती रहती है तथा ग्रीष्मकाल में पेयजल मिलता रहता है। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में वर्णन कीजिए। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति व्यर्थ भूमि को उपयोगी बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से नहर का विकास किया गया था। यह नहर निकाली गई थी। इस नहर के द्वारा राजस्थान में 9 जिले, 29 कस्बे, 3461 गाँवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर के 2 चरणों में राजस्थान फीडर और मुख्य नहर के रूप में पूरा किया गया। राजस्थान फीडर आरंभ में मसीतावली तक तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ तक अंतिम बिंदु तक का भाग है, जिसकी लंबाई क्रमशः 204 तथा 455 किलोमीटर है। थार मरुस्थल में संचित क्षेत्रों के विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाओं तथा लिफ्ट नहरों को निकाली गई, जो कि संख्या में 7 हैं। लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध किया जाता है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि संचित किया जाता है। इसका विस्तार बाड़मेर के गढ़रा रोड तक बढ़ा दिया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में वर्णन कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन के रूप में स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा या भामाशाह के सहयोग द्वारा जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इसके द्वारा भू स्तर में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों, कुएं, तालाब, नाड़ी तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य होगा। पंचायती स्तर पर नाड़ियों, तालाबों व कुओं को खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना तथा इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को ठीक करने का कार्य किया जाना है। समय अवधि है 4 वर्ष तथा 21,000 गाँवों को लगभग इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। इसमें गैर सरकारी संगठन, धार्मिक ट्रस्ट, अप्रवासी ग्रामीण भारतीय तथा स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल संग्रहण का क्षेत्र का उपचार कार्य करना है। इसमें डिप कंटेनर, कंटर ट्रेंच, स्ट्रेगर्ड, फर्म पॉन्ड, संकन गली पिट, खडीन जोहड़, टाँका का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत सरकार की किन्हीं 2 परियोजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा उन अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें से है दामोदर घाटी परियोजना व हीराकुंड परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना यह पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है, जो कि पश्चिम बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर स्थित है। बाराकर, बांकरो व किनारों का सहायक नदियां हैं। इन नदियों पर अनेक बांध बनाए गए हैं, जैसे मैथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, केनार, आधार बांध, बरमो बांध। बाल पहाड़ी पर 8 बांध आदि बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल व झारखंड में नदी घाटी का आर्थिक विकास कार्य कर स्थानीय वासियों के जीवन स्तर में सुधार करना। अगला है हीराकुंड परियोजना। यह परियोजना उड़ीसा की शोक कही जाने वाली प्रसिद्ध महानदी पर बनाया गया है तथा बाढ़ तथा सूखे के अकाल की स्थिति में जैसी आपदाओं से छुटकारा दिलाने के लिए लाभदायी सिद्ध हुई है। ये विश्व की सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4,801 मीटर है। नहरों तट से सिंचाई तथा विद्युत ग्रहों के निर्माण से क्षेत्रों के विद्युत आपूर्ति, कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में आस्थित सफलता प्राप्त हुई है। आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को और आज के सारे प्रश्न उत्तर को आसानी से पूरा कर पाए होंगे। इसी प्रकार हम आगे भी करते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।